हम कितने सैडिस्टिक हैं। उससे उस शख्स को मुंह के बल फेंका और अपना पाँव उसके मुंह पे रखकर जोर से दबाया। 2 गार्ड्स दोबारा आने लगे जब मुस्तफ़ा ऊंची आवाज़ से बोला, कोई नहीं हिलेगा, वरना तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिकंदर सर झुककर छुरी की नोक बिल्कुल उसके सामने दिखाते हुए बोला, जुबान गंवाना चाहोगे या अपने चेहरे की जिल? चॉइस अमूमन मैं नहीं देता, तुम लगी हो, बताओ। वो बंदा तड़प के कुछ कह रहा था मगर सिकंदर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बोलो। वो अब छुरी बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले आया। मुस्तफ़ा ने फ़ोन निकालकर किसी को कॉल मिलाई और किसी से जर्मन ज़ुबान में कुछ कहा। 2 मिनट की कार्रवाई करने के बाद सिकंदर ने उसे परे किया और सबको बिना कुछ कहे वहाँ सामने बार काउंटर से नैपकिन उठाकर हाथ साफ करने लगा और दूसरे दरवाजे से निकल गया। सिकंदर ने सिर्फ उसके चेहरे के हिस्से पर गहरा कट लगाया था। वो मज़ीद आगे बढ़ता मगर पता नहीं उससे क्या हुआ कि एकदम पीछे होकर वो बाहर निकल गया। आप सब लोगों से कहा भी था कि ये पीसफुल इवेंट है, एक दूसरे से ऐसी बातें करने से गुरेज करें, मगर आप लोगों को क्या कह सकता हूँ, इसका हाल आपके सामने है। मुस्तफ़ा ने बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा, तो तुम उस गुंडे से मिले हुए थे? एक बिजनेसमैन ने मुस्तफ़ा आसिफ को देखकर तेजी से कहा, लैंग्वेज प्लीज, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। ये तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर मैं दिखा दूंगा। अगर इस तरह की पार्टी में एक दूसरे की बीवियों को अपनी रखेलों की तरह डिस्कस किया जाएगा तो आई एम सॉरी टू से कम मैं या कापो लिहाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेगैरत नहीं। उससे गन जावेद की तरफ उछाली जिससे किसी प्रोफेशनल अंदाज में कैच किया और सिकंदर की तरफ बढ़ाया। साफ पता चल गया था कि इसमें मलेशिया का हाथ नहीं था और उस बंदे ने जो बकवास की थी उसके पीछे लाजमी किसी का हाथ था, वरना इतना कोई पागल नहीं था। सिकंदर के सामने वही बात करता जिससे वो ट्रिगर होता। सिकंदर कभी मरकर उस बंदे को ना छोड़ता मगर वो भी शायद अगले की चाल समझ गया था जो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था और वो अपने वक्त और दिमाग के साथ किसी को खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता था। फजर की नमाज मुकम्मल करके उससे जाए नमाज उठाई तो एकदम वो रुक गई जब उससे नोटिस किया कि दरवाजे के बिल्कुल करीब एक पीले रंग का एनवलप था। रमशा हैरान रह गई, उसका ध्यान क्यों नहीं किया उस तरफ। पहले तो ये एनवलप मौजूद नहीं था। उससे बिस्तर की तरफ देखा जहाँ इरास हो रही थी। उससे झुककर एनवलप उठाया तो देखा उसमें खाली रे लिखा हुआ था। वो मुस्कुरा उठी, ज़रूर दाऊद ने भेजा होगा, जबकि आज तो दाऊद ने क्रोएशिया से वापस भी आना था। एनवलप खोलकर उससे देखा एक क्रूज़ की टिकट के साथ एक खत मौजूद था। उस खत में लिखा था, तुम्हें तो पता है ये पल मेरे लिए कितना कीमती है, जिस दिन तुम मेरी बनी थी। ये हमारी एनिवर्सरी तो नहीं है, मगर इस दिन मैंने तुम्हें सबसे चुराकर हमेशा के लिए अपनी मोहर तुम पर लगा दी थी। जानता हूँ ये पल ना तुम्हारे लिए खुशगवार था ना तुम्हारे घर वालों के लिए, मगर मैंने अपना असल इस दिन पा लिया था। तुम्हारे लिए ये दिन किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होगा और मैं ये बुरा ख्वाब मिटा देना चाहता हूँ। अलमारी में एक ड्रेस पड़ा होगा, उसके साथ ओवर साइज कोट पहन लेना। जावेद तुम्हें लेने आएगा, तुम्हारा दाऊद। रमशा ने उस हद को बार बार पढ़ा। उससे वह हद सीने से लगाते हुए अपनी सोई हुई बेटी को देखा, फिर झुककर उसका सर चूमा। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं मेरी जान, अल्लाह करे तुम्हें भी उनकी तरह मोहब्बत करने वाला शख्स मिले, बस पागल ना हो। वो कहते हुए हंस पड़ी, फिर तैयार होने के लिए बढ़ी। डार्क और ऑरेंज लॉन्ग सन ड्रेस पहनकर वो अपने बालों को ब्रश करने लगी। अभी 15 मिनट में जावेद भाई आने ही वाले होंगे। मेकअप के नाम पे उसे सारा सा ब्लश, मस्कारा और हल्की सी रेड पिंक लिपस्टिक लगाई थी। छोटे से रूबी टॉप्स पहने, उससे सिल्क रेड कलर का हेयर बैंड सर पर बांधा और गले में लाइट और रेड कॉम्बिनेशन का सिल्क स्कार्फ डालकर अपने बाल पीछे को फेंके। छोटा सा पर्स उठाकर उसे राह को चेक किया जो 2 घंटे बाद ही उठेगी, क्योंकि रात तक वो जागी रही थी। उसके सोने और जागने के औकात दोनों यहाँ आने से खराब हो गए थे। गहरा सांस लेकर वो बाहर की तरफ बढ़ी। जब नीचे आई थी तो बख्तावर किचन में थी। बख्तावर किसी के आने पर मुड़ी, रमशा को देखने लगी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये इतना खूबसूरत शख्स कौन है मेरे सामने? क्या परियां अब सुबह सुबह भी आने लगी हैं? उससे चेहरे पर हाथ रख कर जिस तरह कहा था, रमशा एकदम चीख उठी। तुम इस वक्त इतनी जल्दी क्यों उठी हो? खुदात वर्कआउट करते हैं नमाज के बाद, तो उनका प्रोटीन शेक बनाकर मैं सोने जा रही थी। आज वैसे भी वीकेंड है तो छुट्टी है मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि सीधा बिब्बा के कमरे में जाना होगा, क्योंकि आप तो जा रही हैं। नहीं, तुम सो जाओ, मैं जावेद भाई को कहूँगी वो हीरो को अपने साथ ले जाए। उनकी वो आदि है वहाँ कल परसों से ही लगी हो। बख्तावर ने घूरा, ये जो बात आपने आज कही है आइंदा नहीं कीजिएगा, वरना अपने से 2 साल छोटी से आपको बहुत सख्त मार पड़ेगी। और ट्रस्ट में मैं मारती बहुत जोर से हूँ, ये आप खुदात से पूछ लें। रमशा हंस पड़ी। बख्तावर आगे आई और उससे रमशा का हाथ पकड़ा।
आप ही, बिब्बा कहने को मेरी कज़न है, लेकिन वो मेरी जान है, मेरी बेटी है और मेरी बहन है। जब ये पैदा हुई तो मामा के साथ साथ उस दिन मैं भी मौजूद थी। मैंने आपकी तकलीफों से लेकर इरा के रोने को और ऑफ कोर्स मामा की दाढ़ों को अपने अंदर तक महसूस किया है। मुझे किसी चीज़ से झंझोड़ कर नहीं जगाया, जितना उसके मासूम से वजूद को दुनिया में आकर देखते हुए मैं उठी। आई फिल्ट अलाइव एट दैट मोमेंट, इट चेंज मी। उससे ज़ीरो ने मुझे किसी को माफ़ करने की हिम्मत भी दी, जो आज मेरा सब कुछ है। अगर हीरो ना होती तो समझो मैं खुदात की ना होती। तो आप बेफिक्र होकर जाएं, क्योंकि वो ना सिर्फ आप दोनों की बल्कि मेरी और खुदात की भी जान है। रमशा ने बख्तावर को प्यार किया। लव यू बख्ताओ, आप जल्दी भागें इससे पहले बीस्ट हमारे छोटे से घर पे हमला न करते। उससे रमशा को जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भेजा जहाँ जावेद मर्सिडीज के साथ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। रमशा के इंतज़ार में वो खड़ा इधर उधर टहल रहा था। जिंदगी में इतने प्लान चेंज करने पड़ेंगे उससे ऐसा कभी नहीं सोचा था। जिस बंदे की तलाश में वो वहाँ गया था, ये सोचकर कि उसे पकड़कर उसका काम तमाम करने के बाद वो आराम से रमशा के साथ शायद पाकिस्तान चला जाए। वो वहाँ का किरदार कभी ख़त्म ही ना करे। वो उस माहौल और उस लब का आदी हो गया था। उसे काबू से ज़्यादा भाव बनना पसंद था, मगर हर चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक कहाँ होती है। गेम जितनी आसान समझी थी इतनी आसान नहीं थी। वो बंदा इतना सीधा भी नहीं था। अगर सीधा होता तो सिकंदर पे पहला हमला दहशतगर्दी का लेबल लग कर ना होता। वो अपने और मुस्तफ़ा की कल रात की गुफ्तगू को सोच रहा था, जो बड़ी तफसील से हुई थी, और उस पर फैसला भी किया था। सिकंदर सामने पोल को घूर रहा जब सिगरेट सुलगाते हुए मुस्तफ़ा आसिफ बोला, तुम काफ़ी बदल गए हो। सिकंदर ने उसके कहने पे उसे देखा, जो ग्रे शर्ट और हाकी पैंट में मलबूस आम से हुलिये में भी हैंडसम हंक लग रहा था। इर्द गिर्द की लड़कियां जो उनके पास से गुजर रही थीं, उन सब की बार बार मुस्तफ़ा की तरफ नजरें उठती थीं। कोई उसे फ्लर्ट किस्म की मुस्कुराहट उछालती तो कभी आंख मारकर हंसते हुए चल पड़ती, मगर मुस्तफ़ा का ध्यान बिल्कुल सिकंदर की तरफ था। 12 साल पहले हाँ, मुस्तफ़ा का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता, जिसे सोचकर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। लड़कियों को पता चल गया है कि उनके सामने सोने का मुर्गा बैठा है, इससे सही मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सकें। मुस्तफ़ा ने सिगरेट की राख एस्ट्रे में फेंकते हुए जूस का ग्लास उठाया। मेरी बला से करती रहे, मैं सिर्फ हया का हूँ और मैं उसी की तवज्जो चाहता हूँ। 12 साल पहले का मैक्स तुम पर इस वक्त हंस रहा होता। तुम्हें भी देख रही हैं लड़कियाँ, कुछ जो तुम्हारे खतरनाक चेहरे की वजह से दूर दूर होकर एंजॉय कर रही हैं, और कुछ को बैडमैन बहुत अच्छे लगते हैं, इसे तुम्हारे सामने से गुजर कर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे तुम मुतवज्जा हो जाओ। नॉट इंटरेस्टेड। उसे सर्द अंदाज से कहते हुए टेनिस का बॉल उठाया और इधर उधर देखने लगा। वो तो बीवी के आने से पहले भी तुम यही कहते थे। वैसे सिनफे नाजुक की तरह मतवज्जा कैसे हुए, मैं अभी तक हैरान हूँ। मर्द हूँ, कभी ना कभी मतवज्जा होना ही था। अच्छा, मुझे तो आज पता चला तुम मर्द हो। मुस्तफ़ा की शरारत से कहने पर सिकंदर ने उसे मुस्कुराकर घुरा। नेक, शरीफ और इज्जतदार मर्द हूँ, तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं रहा। सिकंदर भी चोट करना नहीं भूला। पीछे पड़ जाओ यार, हो गई गलती। उस वक्त मुझे हिदायत की रोशनी नहीं मिली थी। तुम तो फिर मुसलमान थे, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था नेक शरीफ आदमी कि मुझे कुछ सिखाते। उससे बात मजाक में कही थी, मगर सिकंदर संजीदा हो गया था। 21-22 साल का था, नया नया जख्म था, ऊपर से तुम्हें इतना जानता भी नहीं था, और कौन सा तुमने मेरी सुन लेनी थी। तुम्हारे लिए मैं एक नो उम्र लड़का था। तुम और नो उम्र, मुझे उस वक्त तुम किसी 31-32 साल के आदमी लग रहे थे। अब तो खैर 40 के ही रखते हो। खुद दादा बनने की उम्र में बाप बन रहे हो, क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तब्दीली की वजह बताओ कापू। सिकंदर सीधा होकर अब पानी का ग्लास उठाकर अपने सिगरेट का पैकेट निकालने लगा। कौन सी तब्दीली, मैं तो वैसा ही हूँ। शराब क्यों नहीं मंगवाई? क्यों, दिल चाह रहा है? सिकंदर ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से कहा। 4 साल तो मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर तुम पीते रहे थे। 4 साल पहले पीता था, अब नहीं। सिकंदर ने सिगरेट निकालकर होंठ के बीच रखते हुए मुस्तफ़ा का लाइटर लिया। रोकने वाली जो आ गई है। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। रे ने मुझे अपनी उंगली में लपेट लिया है। मुस्तफ़ा ने अपनी आंखें घुमाकर हंसा। टेल मी अबाउट इट। तुम रे से कितनी मोहब्बत करते हो? वाइट पोलो शर्ट और हाकी पैंट्स में वो डैशिंग काबू जो सिगरेट सुलगा रहा था एकदम रुका, उसका जबड़ा एकदम भींच गया। ग्रेप जूस का सिप लेते हुए उससे सिकंदर के जवाब का इंतज़ार किया। सिकंदर ने सिगरेट का कश लिया और बोला, मैक्समिलियन मार्टिन, बेहतर होगा कि आप उसे मेरी बीवी कहें। उसे सिर्फ रे मैं कह सकता हूँ। मुस्तफ़ा की ओशन ब्लू आंखें एकदम हैरत में मुब्तला हो गईं। फिर वो दिलशिकन अंदाज से मुस्कुराया। ग्लास टेबल पे रखकर वो बोला, पोजेसिव हाँ,
एंड आई सजेस्ट दैट यू कॉल मी मुस्तफ़ा। आसिफ, दैट्स माई नेम। सिकंदर अजीब अंदाज से मुस्कुराया। मोहब्बत हो तुम्हारे जैसी जो मुसलमान बना दे। वाओ, काफ़ी बदल के मैक्सी। ढीठ का दूसरा नाम सिकंदर था। खैर मुझे बताओ, तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो? सिकंदर ने गहरा कश लेते हुए अपने अब्रू ऊपर किए और मुस्तफ़ा आसिफ को देखा, फिर बोला, मैं रे से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तुम्हारी मोहब्बत अपनी हया के लिए ख़त्म होती है, वहीं मेरी मोहब्बत रे के लिए शुरू होती है। तो बस सिकंदर की बातें और उसका एटीट्यूड दोनों लाजवाब कर देती हैं। अगर सिकंदर की जगह कोई और होता तो मुस्तफ़ा उस बात के जवाब में उसका मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन वो उसके छोटे भाई की तरह था। अपनी बकवास को कंट्रोल। सिकंदर ने हाथ उठाया। मजाक कर रहा था। तुम्हारी और भाभी की मोहब्बत को मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ। ये ऐसी मोहब्बत है जो मुझे लगता है इस दुनिया में मौजूद नहीं होती। कोई किसी से इतना प्यार करता है, कौन किसी के लिए अपने आप को इतना बदल के रख सकता है? कोई कैसे किसी का दी वन या फॉरएवर बन सकता है? कोई कैसे किसी के लिए इतना पोजेसिव हो सकता है? इसका जवाब मुझे रमशा के आने के बाद ही मिला था। लव मेक्स यू डू वियर्ड थिंग्स। तो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत वाकई एक मिसाल है। बस कर यार, रुलाएगा। तुम्हारे पति ने सुन ली ना ये सारी बातें तो तुम्हें बेवफा समझेगा। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत की बात की थी। मेरी मोहब्बत को छोड़ो काबू, मेरे सवाल को किस रुख पर ले गए? मेरा मकसद ये था कि अपनी बीवी की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम। अगर शर्त मेरी जान देने की भी हो तो वो भी दे दूंगा। मजबूत लहजे में कहा वो मुस्तफ़ा को सही लाने पे मजबूर कर क्यों? मुझे मेरा जवाब मिल गया। अभी तुम तो जाओ, 3 दिन बाद ऑस्ट्रिया आना, 1 हफ्ते के लिए। तुम्हारी वहाँ सेटलमेंट का इंतज़ाम कर दूंगा। उसके बाद उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। नो नीड बड़ी, बाकी सब मैं देख लूँगा। तुम्हारा शुक्रिया। कापू, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ना सिर्फ मेरे बिजनेस की बड़ी सी बड़ी रुकावटों को हल किया, बल्कि हया को भी तुमने बचाने में मेरी मदद की, वो भी जाहिर न करके। इसका को मैंने नहीं, भाभी ने मारा है। मैंने तो सिर्फ एक बंदा भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसी ने तुम्हारी मदद की थी। मगर असफंदियार की सच्चाई तो तुमसे ही पता चली थी, और तुमने जो उसका हशर किया। सिकंदर ने उसकी बात काटी। वो क्रेडिट लेना पसंद नहीं करता था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे थैंक यू मत कहो। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। रमशा हैरान हो रही थी कि इस बार जावेद मौजूद नहीं था। उससे मुस्तफ़ा के प्लेन में उसे उतारा, और फिर जब वो यहाँ जैनवा में पहुंची तो एक ड्राइवर के साथ 3 बॉडीगार्ड उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सिकंदर की पोजेसिवनेस से इस बात की इजाज़त कैसे दे दी? वो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल अंदाज में उस गाड़ी में बैठने का कह रहे थे। रमशा कंफ्यूज सा होकर सिकंदर का पूछना चाहती थी, मगर चुप रही। ज़रूर वो आसपास ही होगा उसके, मगर जाहिर नहीं कर रहा था। वो चुप करके बैठ गई। वो अब लेक जनेवा के करीब मार्केट में पहुंचे तो वो गाड़ी से उतरी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो उतर गई है तो क्या करें। आप सीधा जा सकती हैं मैम, सर आपके पास खुद ही आ जाएंगे। रिलैक्स, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने उसका दरवाज़ा खोला था अपनी रूसी लहजे में बोला। रमशा समझ गई कि सिकंदर का ही आदमी है। शुक्रिया। वो अब मार्केट के दखली हिस्से के अंदर बढ़ी। ज़रूरत के मुकाबले में यहाँ धूप निकली हुई थी और ज़रा गर्मी भी थी, तो प्लेन में ही उसे स्टाइलिश सा बीच कलर का पतला फ्रेंच कोट दे दिया था ताकि उससे गर्मी ना लगे। या अल्लाह सिकंदर, अब कहाँ ढूंढूंगी आपको? वो फ्रूट मार्केट की तरफ गुजरी तो उससे ताज़ा लाल रंग के सेब देखे तो खिंची हुई चली आई। उन्हें उठाकर वो देखने लगी तो उससे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। ये सेब इतना लाल नहीं जितने कि आपके गाल लाल हैं। रमशा मुस्कुराई। उससे सेब को रखते हुए मुड़कर उसे देखा तो वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वाइट टी शर्ट और ब्राउन हाकी पैंट में मलबूस सनग्लासेस पहने वो उसके दिल की धड़कन तेज कर चुका था। सिकंदर ने जेबों में हाथ डाले उसका जायजा लिया तो मुस्कुराया। माइन। रमशा ने उससे कहा, ये पिकअप लाइन बहुत लेम थी मिस्टर। इस पे बाकी लोग पागल हो सकते हैं मगर मैं नहीं। वो कहते हुए आगे चल पड़ी और मुस्कुराहट को उससे अपने चेहरे पे किसी मौसम की तरह खुशामदीद कहा। लेकिन कोस फोशो मैडम, मैंने तो जो देखा वही कहा। वो उसके पीछे आया और उसके खिले हुए चेहरे को देखते हुए बोला, और ये भी देखा होगा कि मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मशरकी लड़की से फ्लर्ट करने का क्या अंजाम होता है। वो अब चीज़ की दुकान की तरफ बढ़ी और उन्हें देखने लगी। ओ दैट, मैं भी मशरकी लड़का हूँ और यकीन जानिए आपसे फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप यहाँ कुछ लेने आई हैं? रमशा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और संजीदगी से उसे देखा। तो मशरकी लड़के, आपको मुझसे कोई काम है? नहीं ना, तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। यहाँ किसी को उर्दू या रूसी ज़ुबान नहीं आती सवाए आपके, तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ।
वैसे आपका नाम क्या है? तो मैं क्या करूं अगर किसी को आपकी जुबान नहीं आती और मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। उस चीज़ की कीमत देखने के बाद चल पड़ी, काफ़ी महंगी चीज़ थी। अब वो खालिस जाम की मार्केट के अंदर घुस गई। सिकंदर उसके पीछे आया। वैसे इस नाचीज़ को शेरदौत कहते हैं। रमशा एक छोटी सी बास्केट उठा चुकी थी और उसमें क्यूट सी जैम की बोतल डालने लगी। तब सिकंदर झुक कर बोला। रमशा ने एकदम मुड़कर अब उससे आंखें दिखाई। सिकंदर को ये गेम खेलना दुश्वार हो गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिकंदर अपने चेहरे पे दुनिया जहाँ की मासूमियत ले आया। अरे, मैं तो अपना नाम बता रहा हूँ। सॉरी, मैं ज़रा पीछे हो जाता हूँ। आप बेहतर है यहाँ से चले जाएं। तो आपकी मदद कौन करेगा? आपको तो सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी आती है। सिकंदर फुल करेक्टर में था। एक मिनट के लिए रमशा भी हैरान रहेगी कि सिकंदर ये है ना। आपको कैसे पता कि मुझे सिर्फ 2 जुबानें आती हैं? हो सकता है मुझे जर्मन आती हो। लगता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। मुझे इटालियन भी आती है और ये स्विट्ज़रलैंड की ऑफिशियल ज़ुबानों में से एक है। आपको तो बहुत कुछ आता है, तो फिर मदद की क्या ज़रूरत? मुझे प्यार करना भी आता है। आप आजमा कर तो देखिए। आपके घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, एक भांजी है, मगर फ्यूचर में हमारी बेटी होगी। उसका नाम इरा रखूंगा। वो माँ बहन का कोटा पूरा कर देगी। रमशा की ना चाहते हुए भी हंसी छूट गई। उदास सो रहा था। बख्तावर ने एक हाथ में गिटार पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे हाथ में इरा का हाथ, जिसे छोटा सा खिलौने वाला माइक पकड़ा हुआ था। सायरा का दिया हुआ गिफ्ट था जो भी इरा से मिलकर अपने घर गई थी। इरा को माइक मिल गया तो बस अपने बाबा की तरह शुरू हो गई। भक्त के दिमाग में आइडिया आया। उसे शॉन से गिटार मंगवाया और अब सीधा खुदात के कमरे में जा रही थी जिसकी आज छुट्टी थी। दरवाज़ा खोलकर वो आईसीकी से बिस्सा की तरफ आई और उससे इरा को बेड पे बिठाया और उसको रोका भी, जो सीधा नाना के पास जाने वाली थी। नो बिब्बा, खामोश, अभी गाना नहीं। इससे पहले इरा बोलती भक्त ने उसके मुंह पे हाथ रखा और बिस्तर पे बैठकर उससे गिटार उठाया। रेडी, 1 2 3 गो। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, इतनी ऊंची और बड़े ढोल वाली आवाज से बख्तावर गाने लगी। इरा भी शुरू हो गई। ही आनुती नो शाइन ऊ पापा। इरा ने बख्त के साथ साथ सिकंदर का गाना भी शुरू कर दिया। हुदात एक तेजी से उठा, उसका तरह निकल गया था। क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। वो हुदात को देखने लगी जो उसे देखकर बोला। उल्टा काम किए बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलता। नाना ऊ ऊ पापा नो शाइन। इरा माइक पकड़े बिस्तर पर उछलते हुए हुदात को देखकर खिलखिलाई। तेरी नजदीक। हुदात ने उससे गिटार लिया। आगे गाया तुमने तो इससे सर फाड़ दूंगा। इसको ये सिखा रही हो कि कल को वो भी अपने शोहर के साथ ऐसा हशर करे। नाना नो, आप भी सिंगिंग गिव आप भी नाना। इरहा माथे पे बल डाले हुदात को बोली जिससे उस गुड़िया का कॉन्सेप्ट रोक दिया। आप घोड़े बेचकर सो रहे थे, मैं और हीरो बोर हो रहे थे तो हमने सोचा। हाँ, तुमने सोचा क्यों ना इसकी नींद खराब करे। एक मेहनती मजदूर आदमी की नींद खराब करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ खुदा नहीं आया। थका हारा काम करके आता हूँ, बजाय उसके की खिदमत करो। नहीं, ये बंदा कुछ कहता क्यों नहीं है। जरा इसे उकसाऊं, इसे गुस्सा दिलाऊं, तब मेरा पेट भरेगा। यू प्ले नाना, मी सिंगी। इरा हुदाद के पास आई और उसका चेहरा थाम कर बोली। हुदाद उठे, आज हम इरो को कार्निवल या प्लेलैंड लेकर चलते हैं। इतने दिन हो गए हम बाहर नहीं निकले। नो बटरकप, मैं थका हुआ हूँ। नो गाना वाना, और इसे शॉन और कोल के साथ ले जाओ, मैं सोऊंगा। मैंने आपसे शादी की है, मैं आपके साथ जाऊंगी। चले उठे। इरू, नाना को कहो गो प्लेलैंड। आप ही मी सिंगी। बख्तावर, जिद मत करो यार। अगर आप ना उठे तो मैं अपने क्लास ग्रुप के साथ जेम्स को बुला लूंगी। उसकी धमकी काम कर गई। खुदा ने बख्तावर का जबड़ा पकड़ा। ये जो तुम्हारी कैंची जैसी जुबान है, इसे काट दूंगा। वो उसे तेजी से कहता उठा। अरे, आपको क्यों फर्क पड़ने लगा, आप मामा थोड़ी हैं। भक्त शरारत से बोली। मैं तुम्हारे मामा से भी बदतर हूँ। वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। भक्त एक मिनट ठहर गई थी, फिर खिलखिलाते हुए इरा को उठाने लगी। चलो इरू मैडम, आज हम खूब सारी अयाशी करेंगे। बिब्बा पे ये फ्रॉक कैसी लगेगी हुदात। बख्तावर ने चेक कर कहते हुए हुदात को लाइट ब्लू ड्रेस के साथ मैचिंग हेडबैंड दिखाया जिससे इरा को पकड़ा हुआ था। वो उसकी बात पर एकदम आंखें घुमाते हुए बोला। मुझे क्या पता भाई, बच्चियां कैसे कपड़े पहनती हैं। इरा रेड टी शर्ट और ब्लू डेनिम जंपर में मलबूस रेड हेयर कैचू पहने डॉल लग रही थी। उससे अपने पैर हिलाते हुए माथे पर बल डालकर कहा। नो मी नो वेयर, आई बेट आपी।
मी नो गुड। बख्तावर ने दोनों को घूरा। आपको बच्चियों का शौक है, मगर पता नहीं है कि बच्चियां क्या पहनती हैं, और दूसरी जिसको सिरे से ही ड्रेस नहीं पसंद। अरे चुपचाप करके तो पहन लिया है इससे जो तुमने पहनाया है इसको, अब शिकायत भी ना करे। हुदाद ने मुस्कुराकर इरा को देखा जो अपनी छोटी सी गर्दन को ऊपर करते इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। बहरहाल मुझे तो पसंद आया है, मैं तो ले रही हूँ। इतनी काकी नहीं हो बख्तावर मैडम कि तुम अपने लिए पसंद कर रही हो। हुदाद शरारत से बोला। काकी? इरा चहक कर हाथों को मुट्ठी बनाकर बोली। बख्तावर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अच्छे खासे तो कपड़े हैं इसके पास बख्त, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? हमने तुम्हारे सो कॉल्ड प्लेलैंड नहीं जाना था। हुदाद बेजारी से उसके पीछे आते हुए बोला। ये क्या सिर्फ मेरी कज़न है, आपकी कुछ नहीं लगती? इसके लिए मैं कुछ लेना चाहती हूँ और आपको इतराज़ हो रहा है। हुदाद ने उससे घूरा। इरा हुदाद की आई साइड ग्लासेस को छेड़ना चाहा तो हुदाद ने अपना चेहरा पीछे किया। तुम्हारे से ज़्यादा मेरी कुछ लगती है, इससे ऐसी फजूल बातें मत करो। एक तो कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। नाना नो एंगी, पापा एंगी, मम्मी एंगी, इरू एंगी। इरा ने हुदाद के तेज से बोलने पर उसे टोका। बख्त को इतना शौक था बच्चों की चीज़ें देखने का, मगर ये उसका सड़ा हुआ शौहर था, उसके सामने वो शौक से कुछ भी देख नहीं पाएगी। जुबान चढ़ाने के अंदाज से निकाल कर बोली। मवावा मत भूले, आपकी बड़ी मिन्नतें करने पे मैंने आपसे शादी की थी, इससे मुझे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसी दिन को कोस रहा हूँ कि उस दिन मैंने कौन सा नशा किया था। नशा नाना? इरा उसकी बात दोहराते हुए बोली। ओहो, एक तो इस बोलती मशीन को चुप करवाओ। हुदाद ने उससे घूरा। इरा ने भी बदले में घूरा। आपकी ज्यादा करीबी है तो आप दोनों जाने, मैं तो ये ड्रेस लास्ट में लूंगी, जाकर पेमेंट करके आती हूँ। बख्तावर कहते हुए हुदाद की जेब से उसका वॉलेट निकालने लगी। हुदाद पीछे हुआ मगर बख्त बड़ी ही फुर्ती से निकाल कर भागी। हुदाद ने तासुब से सर हिलाते हुए इरा को देखा और बोला। यार इसको कुछ तमीज सिखा दो, पता नहीं तुम्हारी आप ही कब बड़ी होगी। चलो हम यहाँ से तो निकले। हुदाद मुड़ा ही था कि एकदम ठहर गया। एकदम उसकी आंखें फैल गईं। ब्लू जीन्स के ऊपर ब्राउन स्वेटर ड्रेस के साथ बड़े साइज का कोट पहने वो और कोई नहीं डॉक्टर शरीना थी। शरीना ने एक हाथ में छोटे से बेबी बॉय की शॉर्ट्स पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे में बच्चों के कैप्स। वो हुदाद को एक लम्हे के लिए नहीं पहचान सकी। अगर हुदाद की एक आंख सफ़ेद न होती तो शायद वो न पहचान पाती। वो उसके बाजू में 1.5 या 2 साल के बच्चे को देखकर 1 मिनट के लिए उसकी बोलती ही बंद हो गई। डॉक्टर शरीना आप यहाँ? हुदाद जरा सा मुस्कुरा कर आगे आया तो शरीना ने खुद को संभाल कर खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। हुदाद साहब आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, आप अलबत्ता ज़्यूरिख में क्या कर रही हैं? शरीना की नज़र बच्चे की तरफ जा रही थी जिसकी बख्तावर से बहुत मुशाबत मिल रही थी। अच्छा आप यहाँ रहते हैं? दरअसल मेरे हस्बैंड ने यहाँ सेमिनार अटेंड करना था तो मैं उन्हीं के साथ आ गई, सोचा मैं भी अटेंड कर लूँ। ये प्यारी सी गुड़िया आपकी बेटी है? हुदाद अब की बार खुलकर मुस्कुराया जो अच्छा था कि वो शादी कर चुकी थी और काफ़ी बदली हुई भी दिखाई दे रही थी। पुरानी शरीना का कोई रंग उससे मौजूद नहीं था। नहीं ये मेरी नवासी है, आप साली भी कह सकते हैं, बख्तावर के मामू की बेटी है। ओह शी इज़ सो प्रिटी, तभी मैं कहूँ बख्तावर से इसकी इतनी शक्ल क्यों मिल रही है। नाना मी डाउन मी गो आपी मी। इरा के कहने पे हुदाद ने उसे उतारा और वो उस तरफ भागी जहाँ बख्तावर गई थी। हुदाद उसको पीछे देखने के बाद मुड़ा तो एक खुशशक्ल नौजवान प्रेम घसीट कर उस तरफ आया। हाँ जी पसंद कर लिया वाइफी ने, कुछ अपने लाडले सपूत के लिए। हुदाद मज़ीद हैरान रह गया जब उससे प्रेम में एक 5-6 माह का बच्चा देखा जो एक टॉय को पकड़े मुंह में डालने की कोशिश करते हुए अपनी ज़बान में कुछ कह रहा था। शरीना ने अपने शौहर हमसा को देखा, फिर हुदाद को। ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर हमसा कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये मेरा बेटा हादी। हमसा ये पापा की कज़न है हुदाद हसीम, मेरे कुछ केसेस में इन्होंने बहुत मदद की थी। शरीना के कहने पे हमसा ने जिसके चेहरे पे सवाल निशान थे एकदम खुलकर मुस्कुराकर आगे बढ़कर हुदाद से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। मेरी साइको ओ सॉरी, मारे नफसियात बेगम ने मेरा तारुफ करवा दिया। आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, मगर अच्छा सुना था। हुदाद उसकी हुशक लागी पर आगे से हाथ मिलाते हुए बोला। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं शरीना ने बताया आप यहाँ सेमिनार अटेंड करने आए हैं, कहीं आप COV हेल्थ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने तो नहीं आए? हुदाद की बात पर हमसा हैरान रह गया। जी आपको शरीना ने बताया होगा, असल में ऐसे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहता हूँ। नहीं असल में मेरा कॉलेज ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करवा रहा है, मैं मेड स्कूल में एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। वाह आपने भी MPBS किया है,
आप तो भाई हमारे ही बंदे हो फिर। खुदात ने छोटे से हाथी को देखा जिसकी शक्ल पाप पे ही गई थी। जी कुछ ऐसा ही है। आप हमारे घर में ज़रूर चक्कर लगाइएगा। मैं और मेरी मिसेस मैकबेथ टाउन में रहते हैं। ये मेरा कार्ड। आपको यहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। चलता हूँ। आपका वक्त ले लिया। अरे यार ज़रूर। अगर हम इमरजेंसी में ना आए होते तो ज़रूर चक्कर लगाते। इंशाल्लाह अगली दफ़ा चक्कर लगा तो आपके घर पर ही हमारा पहला स्टॉप होगा। चले हमसा। शरीना जो इतनी देर से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी एकदम हमसा से बोली, हाँ चलो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुदात इंशाल्लाह अब कॉन्फ्रेंस में ही मुलाकात होगी। हमसा खुदात से गर्मजोशी से मिला। खुदात भी उससे मिलकर अलग होते हुए बोला, ज़रूर। शरीना ने एक लम्हे के लिए खुदात को देखा। वो सोच रही थी क्या वो इस शख्स के बारे में वैसा महसूस कर रही है कि नहीं, तो उसका जवाब उसके हमसा के चेहरे पे साफ लिखा था, नहीं। वो खुदात के लिए वक्ती फीलिंग्स रखती थी। खुदात ने तो सिरे से ही कोई जज्बात नहीं रखे थे उसके हवाले से। वो असल से बख्तावर का था। आहिस्ते ही से उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए मुड़ी। खुदात ने झुककर हाथी की गाल खींचे। वो जब चले गए तो उस तरफ आया जहाँ बख्तावर और हीरा दोनों मौजूद नहीं थी। ये दोनों कहाँ चली गई? अभी तो इधर थी। क्या समझते हैं तुम्हारे नाना हीरू? अगर तुम न बताती तो मैंने तो अनजान ही रहना था कि वो तो मुझे भेजकर अपनी पुरानी माशूका से मिल रहे हैं। देखा, तुम्हें भी भेज दिया ताकि तुम प्यारी सी जान उन्हें डिस्टर्ब ना करो। अब हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर परेशान होते रहे मेरी बला से। क्या पता परेशान ना हो बल्कि मज़ीद उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। अब तो मामा को बीच में लाऊंगी ताकि उनकी हड्डियां तोड़े। मैंने तो भाई बहुत बर्दाश्त कर लिया। उफ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है हीरो। मैं तुम्हारे नाना का सर फाड़ देना है। वो इरा का हाथ पकड़े चलते हुए तेजी से बोली जा रही थी। इरा ने एक हाथ कान पे रख दिया। आपी, नो टॉक। यू लव मी एयर हर्ट। सॉरी पिप्पा, मगर मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना कि कोई हद नहीं। मैं उन्हें छोड़ भी क्यों आई, बल्कि दो दो हाथ करती। पता है पिप्पा, उससे शादी करने लगे थे वो डॉक्टर। स्मार्ट, खूबसूरत और काफ़ी चालाक भी थी। आए दिन तुम्हारे चाचू के घर आती, वो भी खुदात पे डोरे डालने। डोरे? आप भी डोरे? अब देखना कैसे पछता रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया है। हमें क्या, मैं और मेरी पिप्पा एंजॉय करेंगे। आप भी, मी, मम्मी, नो पापा, नो इरू, सेड, मी को, मम्मी पापा, मी प्ले, नो नाना, नो जाई, नो एली, इरू लोन। अरे अकेली कैसे हो? तुम इतनी बड़ी 5 फीट 4 इंच की आप ही नजर नहीं आ रही। वो देखो मेरा और इरो का प्ले लैंड आ गया। वैसे एक मशवरा दूंगी चंदा, जिंदगी में हर काम करना मगर शादी ना करना दुनिया का सबसे फजूल तरीन काम है। हाँ, अगर करनी हुई तो अपनी पसंद से बिल्कुल मत करना। जिससे मामा कहें उससे कर लेना। बख्तावर अब एंट्रेंस का पास सेने काउंटर की तरफ आई तो उससे खुदात की कार्ड से पेमेंट की। फिर जब उसने देखा खुदात का वॉलेट उसके पास है तो उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान आई। ऐसी बीवी अल्लाह किसी को ना दे। एक जगह टिकती क्यों नहीं है? तो इसकी शिकायत लगाता हूँ। इरा को भी उठा कर ली गई। या अल्लाह, कहीं इरा गायब ना हो गई हो तो उसे ढूंढने ना निकल गई हो। मगर वो मेरे पास आती, आज तो वाकई इसको सीधा करूँगा। खुदात उससे कहते हुए बख्तावर को कॉल मिलाने ही लगा। जब किसी की कॉल को देखकर वो एकदम ठहर गया। उससे फ़ोन कान से लगाकर इर्द गिर्द वक्त को ढूंढा और फिर आहिस्ते से कहा, हाँ बोलो, अब क्या तकलीफ़ है? अच्छा किया, मगर अभी उसे मत बताओ। जो कह रहा हूँ वो करो। जब वो अपडेट का पूछे तो बता देना। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात का भरोसा नहीं है। अभी उसका यहाँ पे होना ज़रूरी है। सीधा भाग कर रूस में आ जाएगा। तुम लोगों का कापू सारा काम खराब कर देगा। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे उसने रख लिया है तुम लोगों को। बेईमान तो हो ही, काम भी ढंग कर नहीं करते हो। रखो, शाम तक बताता हूँ। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, कब जान छूटेगी मेरी। वो फ़ोन बंद करके उससे कहते हुए भक्त को कॉल मिलाने लगा। कहीं उसे बेल की आवाज़ आई और उसी वक्त भक्त ने उसका फ़ोन काट दिया। खुदा दाएं जानिब देखने लगा तो वो दोनों प्ले लैंड में घुस रही थी। इरू, कार्ड स्कैन करो। भक्त ने इरा को उठाकर उससे काट दिया जो उसे पकड़कर देखते हुए बोली, आप भी, नाना लोन, नाना स्केयर, नाना क्राई। वो कह रही थी कि हुदात को अकेले छोड़ दिया तो हुदात अकेले डर जाएगा या परेशान हो जाएगा। इतना बड़ा खाती तुम्हारा नाना है हीरो, वो किस चीज़ से डरेगा? चलो स्कैन करो। तुम जैसे चूहिया हो तो बड़े से बड़े हाथी भी डर जाए मुहतरमा। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए थे पीछे से हुदात की आवाज़ आई, मगर वो सामने मौजूद रोड की वजह से उनके पास ना आ सका।
बख्तावर ने उसे तेज ससु से देखा जबकि हीरा चेक कर बोली, नाना ईयर, आप ही नाना प्ले। नो प्ले, आज से ही ना तुम्हारे नाना है इरो और ना ही मैं इनकी चुड़ैल, मेरा मतलब है बीवी। काट दो बख्तावर ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। खुदात ने हाथ आगे किया। बख्तावर ने सर झटक कर कहा, सॉरी सर, बट आपको अपना कार्ड पे करके अंदर आना होगा। बल्कि मेरी वजह से आप आए ही ना, क्योंकि ये जगह जिंदा दिल लोगों के लिए है, दिल फेंक किस्म के लोगों के लिए नहीं। उसकी उल्टी बात पे खुदात का दिमाग घूम गया। ये तुम्हें किस बात का दौरा पड़ा है बख्तावर? कार्ड दो। नहीं देती मैं कार्ड। नाना, यू कम, आप ही नाना हेल्प। नाना, नो कार, नो कार्ड। इरा भक्त से कार्ड लेते हुए बोली तो भक्त ने उसे आगे दिखाई। ये नाना नहीं है, चलो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, एक अजनबी से बात कर रहे हैं। वो देखो हीरू, प्लेन। बख्तावर, बख्तावर आलम, आज मेरे हाथों से लाजमी खून होगा। खुदात पेमेंट की कॉर्नर की तरफ बढ़ा तो उसे याद आया कि वॉलेट तो बख्तावर के पास है। मुझे सब्र दे मालिक, मैं कवारा ही ठीक था। सिकंदर की दी हुई मुसीबतों का तो मैंने ठेका ले लिया है, खुद तो मजे से इंजॉय कर रहा होगा इस वक्त। उससे अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट की और फिर कार्ड लेकर उस तरफ आया और भक्त का अच्छी तरह दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला किया।